एक गांव था बैराघाट, जहां के लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हो रही थी। मरने वाले व्यक्ति का चेहरा किसी रंग से काला कर दिया जाता, उसकी एक आंख गायब होती। गांव वालों ने कई बार पता करने की कोशिश की, लेकिन वे हर बार नाकामयाब रहे। आखिर इसके पीछे कोई शैतान है या फिर कोई श्राप? जानने के लिए पूरी कहानी देखिए। सुनिए जी, हमारी बेटी कब से रो रही है। घर में जरा सा भी दूध नहीं है। अब मैं इसे क्या पिलाऊं? ये बहुत भूखी है। अरे पागल हो गई है क्या? इतनी रात को मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तेरी बच्ची भूखी है तो तू चली जा। तूने मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। खुद तो हमेशा नशे की हालत में रहता है, और तू क्या समझता है अगर तू नहीं जाएगा तो मैं नहीं जा पाऊंगी। चल बेटी। अरे जा जा, मैं भी देखता हूँ तू वहाँ से बचकर कैसे आएगी। वो राक्षस तुझे रास्ते में ही मार देगा। उसके बाद चांदनी ने अपने बच्चे को गोद में उठाया और वहां से दूध लेने के लिए बाहर चली गई। काफी समय बीत गया और तभी अचानक से तेज बिजली कड़कने लगी और देवी सिंह का दरवाजा अपने आप खुल गया। अबे बुढ़े, कौन है तू? चल सुबह आना, अभी कुछ भी नहीं है। तभी तेज बिजली कड़कने लगी और कड़कती हुई बिजली के उजाले में देवी सिंह ने देखा कि दरवाजे पर एक सुकड़ा हुआ व्यक्ति खड़ा था, जिसके हाथ पैर पूरे सड़ चुके थे। वह 80 साल का बूढ़ा लग रहा था। अरे कौन है तू और क्या चाहिए तुझे? और वह बूढ़ा हवा की रफ्तार से अंदर आया और अगले ही पल देवी सिंह के बाल पकड़कर बाहर ले गया। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। अगली सुबह मंदिर का पुजारी स्नान करने के लिए नदी की ओर जा रहा था, लेकिन तभी उसने जंगल में देखा कि देवी लाल की लाश पड़ी थी, जिसका शरीर पूरा सड़ चुका था। उसकी एक आंख से कीड़े ही कीड़े निकल रहे थे। उसका शरीर देखने में इतना भयानक लग रहा था कि देखने वाला बेहोश ही हो जाए। कुछ ही समय के बाद वहां पर भीड़ इकट्ठी होने लगी। हम सब जानते हैं ये काम किसका है। सिर्फ एक इंसान की इतनी भयानक मौत कोई नहीं दे सकता। खैर, हम उसे क्या कहकर पुकारें? ना तो वो बूढ़ा है, ना जवान, और ना ही वो शैतान। आखिर वो है क्या? काका, पूरे गांव में नरकासुर का खौफ फैला हुआ है, फिर भी ये मूर्ख गांव वाले रात के 8 बजने के बाद बाहर क्यों निकलते हैं? अगर हम चौकन्ना नहीं रहे तो रोज ऐसी भयानक लाशों का सामना करना होगा। बेटा, कोई ऐसा जानबूझकर क्यों करेगा? इस कहानी के पीछे भी कोई रहस्य जरूर होगा। और एक बात और, वह केवल आदमियों को ही मारता है, औरतों को नहीं। आखिर आदमियों ने उसका क्या बिगाड़ा है? और उसी रात इस बात से अनजान सुरेश भी शहर से वापस अपने गांव की ओर लौट रहा था। वह नहीं जानता था गांव में कितनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। अरे कितनी रात हो गई है। मैंने सोचा 6 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन देखो 8 बज चुके हैं। सुरेश सुनसान जंगल से बेखौफ अपने घर की ओर जा रहा था, लेकिन तभी उसे किसी के खांसने की आवाज सुनाई दी। अरे काका, कहाँ छिपे बैठे हो आप? आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। अगर नहीं चल पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पीठ पर ले जाऊंगा। वह बूढ़ा व्यक्ति दूर से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे देखकर ऐसा जरूर लग रहा था कि वह जीवित नहीं है। उसका शरीर सड़ने लगा था, उसमें से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। उसे देखकर सुरेश घबरा गया। हे भगवान, कैसे लोग हैं? पता नहीं किसने इन बुजुर्ग काका को जलाने की जगह यहाँ सड़ने के लिए रख दिया। मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सुबह होने के बाद मैं गांव वालों को बुलाकर इनका अंतिम संस्कार करवा दूंगा। लेकिन तभी वह बूढ़ा व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए सुरेश की ओर आने लगा। इतना देखकर सुरेश की आंखें तो फटी की फटी रह गईं। अरे कौन हो आप और मेरी तरफ क्यों आ रहे हो? जाओ यहाँ से।
वह बूढ़ा व्यक्ति खांसते हुए सुरेश की ओर बढ़ता ही जा रहा था। उसकी चाल धीमी और डरावनी थी। लगता है ये लंगड़ा है, अगर मैं भाग गया तो शायद मेरा पीछे नहीं कर पाएगा। सुरेश पूरी जान लगाकर वहां से भागने लगा। उसे लगा कि वह बच गया, लेकिन अगले ही पल वह बूढ़ा व्यक्ति सुरेश के सामने आकर खड़ा हो गया। हे भगवान, ये है क्या? ना तो ये बालक है, ना ही बूढ़ा और ना ही कोई शैतान। फिर ये है कौन? हे भगवान, मैंने इतना भयानक इंसान आज से पहले कभी नहीं देखा। मुझे जाने दो, मुझे मारकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। इतना कहते ही सुरेश को बेरहमी से मार दिया गया। उसका भी हाल वैसा ही हुआ जैसे और लाशों के साथ होता है। उसकी एक आंख निकाल ली गई, उसमें से कीड़े निकलने लगे। उसका शरीर धीरे धीरे सिकुड़ता गया। अगले दिन फिर से गांव में भीड़ इकट्ठा हुई और गांव का सरपंच बोला, बस बहुत हुआ, अब तो इस गांव में लाशों के ढेर लगने लगे हैं। जल्दी कुछ नहीं किया तो पूरा गांव श्राप की चपेट में आ जाएगा। और वैसे भी समझ में भी तो नहीं आता, आखिर ये है कौन? ना इंसान, ना जानवर, ना ही भूत। आखिर ये है क्या? और सबके मर जाने के बाद उसमें कीड़े लगने लगते हैं, वो सूख जाता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने हर बाबा से पूछ लिया, तांत्रिक से पूछ लिया, लेकिन कोई भी इसके बारे में जानता क्यों नहीं? कौन है ये नरकासुर? अरे ये नरकासुर तो वही है जो नरक से निकल कर आया है। मुझे तो ये वही लगता है। अबे पागल, तू फिर आ गया? अबे कौन नरकासुर यार? किसकी बात कर रहा है? जा यहाँ से। वही नरकासुर जिसका बाप मेरी दुकान पर काम करता था। अबे पागल, तू क्या कह रहा है? तू जानता भी है तूने ही उसके बाप को मारा था, और वो अफाइज क्या कर पाएगा? तूने उसका हाल देखा था ना, उसे कितनी बड़ी बीमारी थी। वो बचपन से ही बूढ़ा था, लेकिन ये वो नहीं है। सरपंच उस पागल को वहां से भगा देता है और कहता है, अरे आप सभी चिंता मत करो, मैं शहर से एक अच्छे इंस्पेक्टर को बुलाऊंगा, वही इस रहस्य का पता लगाएंगे। सुनो माधव, तुम्हें बैराघाट गांव जाकर वहां का केस संभालना है। वहां के लोग बड़ी ही अजीब तरीके से मर रहे हैं। तुम जाओ और पता लगाओ इन सब के पीछे किसका हाथ है। इस थाने में तो मुझसे भी ज्यादा काबिल ऑफिसर हैं, आप उन्हें भेज दीजिए ना। मैं क्या केस संभाल पाऊंगा? मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो साधारण सा कांस्टेबल हूँ। अरे माधव, वहाँ सब ने जाने से मना कर दिया क्योंकि वहाँ लोग बड़ी ही अजीब तरीके से मर रहे हैं। तू ही एक बहादुर है जो वहाँ जा सकता है, और अगर नहीं जाएगा तो इस नौकरी को भूल जाना। अरे अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं चला जाऊंगा, पापी पेट का सवाल है, मेरे घर में बीवी बच्चे हैं, चला जाऊंगा मैं। और अगर मुझे कुछ हो जाए वहाँ पर तो मेरी बीवी बच्चों का ख्याल रखना। अभी के अभी बस पकड़कर निकल जाओ, देर मत करो। माधव निराश होकर बाहर आया, तभी उसे वहाँ बचपन का दोस्त प्रताप मिला। अरे भाई माधव, मैंने सुना है तुझे बैराघाट का केस मिला है। मुझे तो लगता है ये हमारी आखिरी मुलाकात है। भाई मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, तू और परेशान मत कर। और मुझे अब देर हो रही है, मुझे जाना है। और सुन, मेरे बीवी बच्चों पर नजर रखना, उन्हें कुछ हो ना जाए। माधव बैराघाट की बस में बैठ गया और सुबह से शाम हो गई, लेकिन बस गांव की कुछ ही दूरी पर आकर रुक गई। अरे यहाँ क्या रोक दी? गांव आ गया क्या? अरे नहीं नहीं साहब, बस इससे आगे नहीं जाएगी। उस गांव के आसपास भी भटकना मौत के पास जाना है। हम वहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ से आपको खुद ही जाना होगा। माधव गांव के कुछ ही दूरी पर आकर उतर गया और गांव के अंदर चला गया। गांव में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, कहीं से उजाला नहीं आ रहा था। माधव अंदर से बहुत डरा हुआ था। हे भगवान, ये तो देखने में ही भूतिया गांव लगता है, कहीं केस संभालने के चक्कर में मैं मर ना जाऊं। माधव आगे चलता गया। उसे चलते चलते काफी देर हो गई थी, लेकिन तभी उसे एक पेड़ के नीचे बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, जो अंधेरे में ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। अरे काका, इस गांव में कोई रहता नहीं है क्या? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी माधव कहता है, अरे यहाँ के लोग तो बड़े ही अजीब हैं, मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। चलिए ठीक है काका, कम से कम प्रधान जी का घर ही बता दीजिए, कहाँ है वो?
और मेरा नाम माधव है, मैं शहर से आया हूँ। बूढ़ा व्यक्ति कुछ देर तक चुप रहा और फिर एक हाथ के इशारे से एक बड़े घर की ओर इशारा किया और माधव उस घर की ओर जाने लगा। अरे वो बूढ़े काका भी बड़े ही अजीब थे, खांसते ही जा रहे थे और मेरी बातों का जवाब भी नहीं दिया। काफी समय बाद प्रधान के घर दस्तक हुई। प्रधान अंदर से डरा हुआ था। अरे 8 बज चुके हैं, इतनी रात को कौन आया है? अरे कौन हो भाई, सुबह आना। तभी बाहर से जवाब आया। अरे प्रधान जी, मैं पुलिस वाला हूँ, शहर से आया हूँ, अब मैं इतनी रात को कहाँ रुकूंगा? प्रधान जल्दी गया और दरवाजा खोलकर माधव को अंदर बुला लिया। अरे साहब, आप पागल हैं क्या? सुबह नहीं आ सकते थे? अरे प्रधान जी, आप तो बड़े ही घबराए हुए लगते हैं, कोई बात है क्या? मुझे बताइए। अरे कुछ नहीं साहब, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। वैसे आपको मेरे घर का रास्ता किसने बताया? मुझे आपके घर का रास्ता बाहर बैठे एक बूढ़े काका ने बताया था, वो बहुत खास रहे थे। आप जानते हैं क्या उन्हें? माधव की बात सुनकर प्रधान के हाथ पैर कांपने लगे और वो बोलता है कि क्या बूढ़ा? कौन सा बूढ़ा? 8 बजने के बाद इस गांव में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। शायद बाहर जो तुम्हें मिला वो शायद वही था। खैर जाने दो, आज तुम यहीं सो जाओ, कल मैं तुम्हें रुकने के लिए एक घर दे दूंगा। सभी लोग सो गए, लेकिन माधव को प्रधान की बात सोचकर नींद नहीं आ रही थी। अरे उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर ये प्रधान जी कितना डर गए थे। आखिर कौन है वो बूढ़ा व्यक्ति? अरे जिसके होने से सारा गांव छिपा बैठा है। अगले दिन प्रधान माधव को एक झोपड़ी के पास ले गया। तो सुनिए साहब, ये है आपका घर। जब तक आप केस संभालेंगे आप यहाँ रुक सकते हैं। अरे प्रधान जी, ये घर बाकी घरों से कितना दूर है? कम से कम मुझे एक आदमी तो दे ही दीजिए जो मेरे साथ रह सके और मेरे काम में मेरी मदद कर सके। अरे हाँ हाँ साहब, जरूर। अरे बलवंत, ओ बलवंत, जरा बाहर तो आओ, देखो कौन आया है। नाम से तो पहलवान लगता है, चलो कम से कम ऐसा आदमी तो मिला जो मेरी रक्षा कर सके। तभी अंदर से 1.5 फुट का इंसान निकला, जिसे देखकर माधव का चेहरा उतर गया। देखिए साहब, ये है हमारा बलवंत, जो आपके सारे कामों में मदद करेगा। अरे प्रधान जी, मुझे तो ऐसा आदमी चाहिए था जिसे देखकर डर भाग जाए। अगर मैंने गलती से इसे रात में देख लिया तो मैं तो देखकर डर के मर जाऊंगा। अरे साहब, आप बेफिक्र रहिए, पूरा गांव मुझसे डरता है, बस आप अपना काम ठीक से करना। जिसके बाद प्रधान वहां से चला गया। शाम के वक्त पूरा गांव सुनसान हो गया और गांव की हवा बदल गई। अब वह एक डरावना गांव लग रहा था। ये रात के समय इतना गांव डरावना कैसे हो जाता है? मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। अरे साहब, 8 बजने के बाद कोई भी गांव वाला घर से बाहर नहीं निकलता। वो कहते हैं कि नरकासुर इस समय पूरे गांव में घूमता है और जो भी उसे दिखता है वो उसे मार देता है। दोनों सो गए, लेकिन माधव को डर के कारण नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे बाहर से किसी के खांसने की आवाज आई। अरे बलवंत भाई उठ जा, ये तो नहीं उठेगा, मुझे ही बाहर जाकर देखना होगा। माधव झोपड़ी के बाहर गया। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर ये खांस कौन रहा था? माधव लौटने ही वाला था कि तभी उसकी नजर झाड़ियों पर पड़ी। वहां 2 लाल आंखें चमक रही थी। माधव डर गया और बोला, हे भगवान, ये क्या है? बलवंत जरा बाहर आ। माधव की आवाज सुनकर बलवंत तुरंत बाहर आया और बोला, अरे साहब, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मरना है क्या आपको? जल्दी अंदर आइए। वह दोनों जल्दी से झोपड़ी के अंदर जाते हैं। तो बताइए साहब, क्या हुआ आपको? आपको तो बड़ा ही पसीना आ रहा है, कोई भूत देख लिया क्या? बलवंत, मैंने झाड़ियों में किसी की चमकती हुई आंखें देखी। वो आंखें केवल मुझे ही घूर रही थी। आखिर इस गांव में कौन है जो लोगों को मार रहा है, और इस गांव का क्या कहना है? देखिए साहब, गांव वाले तो कहते हैं इस गांव में नरकासुर आ गया है, वो भी नरक से निकलकर, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। नरकासुर? अब ये कौन है? अब नरक से निकलने वाली बात यह कौन फैला रहा है? वैसे तुम्हारा क्या कहना है और कैसा दिखता है नरकासुर? देखिए साहब,
गांव वाले तो कहते हैं नरकासुर की लंबाई एक बालक बराबर है, लेकिन दिखता वो ऐसा है जैसे 80 साल का बुढ़ा हो। वो तो हमेशा खांसता ही रहता है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, अगर वो शैतान है तो कोई अच्छा शरीर धारण करता, सड़े हुए बुढ़े का रूप क्यों लिया है उसने? क्या खांसता रहता है और एक बालक जितना दिखता है? बलवंत की बात सुनकर माधव पसीना पसीना हो गया और बेहोश हो गया। अरे साहब साहब क्या हुआ? आंखें तो खोलिए। अगली सुबह माधव की आंखें खुली और वो सीधा भागता हुआ शहर की ओर जाने लगा। अगर यहाँ रहा तो आज नहीं तो कल मारा ही जाऊंगा। जान प्यारी है तो भागना होगा, वरना नौकरी तो जाएगी ही और जान भी। माधव भागता हुआ जा रहा था, लेकिन तभी पीछे से सरपंच की आवाज आई। अरे इंस्पेक्टर साहब कहाँ जा रहे हैं? वो भी इतनी जल्दी? बलवंत कहाँ है? और अरे मुझे क्या पता बलवंत कहाँ है, वो तो घर पे होगा ना। अरे साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बलवंत घर पर नहीं है, और अगर उसे कुछ हुआ तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। माधव वापस अपनी झोपड़ी में लौट गया और कुछ देर बाद वहां बलवंत आता है। अरे पागल, तू कहाँ चला गया था? अगर तू मर जाता तो मैं अपने घर कैसे जाता? बेवजह ही मुझे बाल हत्या का दोष लग जाता। अरे साहब वैसे तो मैं आपसे 3 साल बड़ा हूँ, लेकिन आप एक बात बताइए, क्या आप यहाँ मुफ्त की रोटियाँ तोड़ने आए हैं? जब से आए हैं एक भी रहस्य का पता नहीं लगाया। इस बौने में कितनी बातें हैं। अरे बलवंत, आज हम एक जगह जाएंगे और तू भी मेरे साथ चलेगा। अरे ठीक है साहब, बताइए कहाँ जाना है, मैं चलूँगा। मुझे गांव वाले ने एक झील के पास घर बताया है, हमें उसमें कुछ मिल सकता है। झील वाली झोपड़ी का नाम सुनकर बलवंत कांप उठा और बोला, क्या साहब? नहीं, मैं उस झोपड़ी के पास नहीं जाऊंगा, आप अकेले ही जाइए। अरे बलवंत, तुम तो बड़े ही बहादुर हो, फिर डर क्यों रहे हो? तुम तो मेरे साथ जाओगे। हे भगवान, ये तो खुद मरेगा और साथ में मुझे भी मरवाएगा। ठीक है साहब, मैं चलूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, उस झोपड़ी के पास नरकासुर सबसे ज्यादा रहता है। दोनों झील के पास वाली झोपड़ी के पास गए। उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। अरे साहब मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो ना आ जाए। चलो, क्या हम लौट नहीं सकते? अरे बलवंत, हम नहीं लौट सकते, तुझे पता है ना, हमारा काम यहाँ के रहस्य को पता लगाना है, उसका पता हम लगा कर ही रहेंगे। दोनों झोपड़ी के पास पहुंचे और ताला तोड़कर अंदर गए। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन खिड़की की रोशनी से थोड़ा उजाला अंदर आ रहा था। अंदर का दृश्य देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये क्या है? ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा। उनके सामने बहुत सारे कागज एक दीवार पर चिपके थे, जिन पर बहुत डरावनी तस्वीर बनी हुई थी, जिन्हें देखकर वह दोनों डर गए। मैंने कहा था ना साहब, ये झोपड़ी बहुत डरावनी है। पहले भी यहाँ एक ऑफिसर आया था, लेकिन इस झोपड़ी में जाने के बाद वो फिर कभी नहीं लौटा। पता नहीं वो कहाँ गया। अरे बलवंत, डरो मत, ये सिर्फ तस्वीर ही तो है, लगता है इन्हें कोई बच्चे ने बनाया है। चलो बाहर चलते हैं। तभी माधव की नज़र कोने में पड़ी एक तस्वीर पर पड़ती है। वह उन्हें ध्यान से देखने लगता है। उन तस्वीरों में एक गहरा राज छिपा था। अरे बलवंत, ये तस्वीर में बच्चा कौन है और यह आदमी इसे मार क्यों रहे हैं? अब क्या ही बताऊं साहब, इस झोपड़ी में एक 8 साल का बच्चा रहा करता था, जिसे बचपन से एक ऐसी बीमारी थी जिसके कारण वो बहुत बूढ़ा दिखाई देता था, लेकिन असल में वो सिर्फ 8 साल का था। उसके पिता के मरने के बाद उसके भाई बहनों ने उसे छोड़ दिया और वो बेचारा कहाँ गया ये तो किसी को नहीं पता। माधव को सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन तभी बाहर से खांसने की आवाज आई। दोनों की सांसें अटक गईं। अरे साहब, ये तो वही है। अगर आपको अपनी जान बचानी है तो पूरी दम लगाकर भागना, मेरी चिंता मत करना। वहां से दोनों भागने लगे। उनके पीछे वही बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनके पीछे जा रहा था। वह दोनों बहुत डरे हुए थे। बहुत देर तक भागने के बाद बलवंत का पैर मुड़ गया और वो वहीं गिर गया। उसके पास फिर से वही बूढ़ा आदमी आता है। अरे बुढ़े, मुझे जाने दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अभी तो मेरी उम्र भी नहीं है। बूढ़ा धीरे धीरे बलवंत की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी माधव ने आकर पीछे से बूढ़े आदमी को धक्का दे दिया।
और बलवंत को गोद में लेकर वहां से भागने लगा। वह दोनों एक सुरक्षित स्थान पर रुक गए। अरे साहब, आपने तो आंखों में आंसू ही ला दिए, लेकिन ये बात किसी को बताना मत। कोई पूछे तो बोलना मैं आपको गोद में लेकर भागा था। अरे पागल, जरा सोच के तो देख, तू मुझे गोद में लेकर कैसे भागेगा? तू तो मेरे पैर जितना भी लंबा नहीं है। तभी वहां पर वह पागल बूढ़ा आया, जिसे सारे गांव वाले पागल कहते थे। अगर तुम दोनों को अपनी जान बचानी है तो मेरे पीछे आओ। चल भाई बलवंत, इस बुड्ढे की बात में तो दम लगती है। दोनों उस पागल के पीछे पीछे उसकी झोपड़ी तक चले गए, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर दोनों हैरान हो गए। अंदर चारों दीवारों पर ताबीज ही ताबीज लटके हुए थे। अरे काका, ये सब क्या है? आप ताबीज बनाकर बेचते हैं? ये तो हजारों की संख्या में ताबीज हैं। नहीं, मैं तावीज नहीं बेचता, लेकिन अगर मैंने इन्हें नहीं रखा तो वो नरकासुर सबसे पहले मुझे मारेगा। तुम्हें मारेगा? आखिर क्यों? हमें बताइए। मैं नरकासुर की सारी कहानी जानता हूँ। अगर तुम सुनना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। शायद कहानी सुनने के बाद तुम मुझसे नफरत करने लगो, लेकिन हमदर्दी दिखाकर उस नरकासुर के पास मत जाना। अब वह इंसान नहीं है। बूढ़े की बात सुनकर दोनों के मन में काफी सवाल चल रहे थे। बताइए काका, हमें नरकासुर की सच्चाई बताइए। हम तो इसी का राज पता करने आए हैं और इसे खत्म करके भी जाना है। अगली कहानी में जानिए नरकासुर का पूरा सच। जब तक जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब